हेलो एवरीवन, मैं हूं यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प के अंदर आपका स्वागत है। देखो, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो आपके पास यूनिट गिवन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन पॉइंट्स पे फोकस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें निकालनी है, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास क्यों लिया जाता है। क्योंकि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट लेते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ते हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है। क्यों आपने इस टॉपिक को आप स्टडी कर रहे हो, क्या उसकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है आपके पास, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास होता क्या है। ठीक है, क्या उसका आपके पास पर्टिकुलर फॉर्मूला है, कैसे आप उसको डिराइव करते हो, उसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे आपके पास। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन पार्ट है, जो कुछ मेजर पॉइंट्स है जहां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास कूलिंग इफेक्ट है, आपके पास हीटिंग इफेक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आइडियल गैस और कोई भी रियल गैस है, स्पेशली आपकी वंडरवॉल जो इक्वेशन है, उनके बिहाफ पर आपका फॉर्मूला क्या आपके पास होता है, कहां पर कौन सा एग्जाम्पल आपके पास सेटअप किया जाता है। तो इन सारी की सारी जो एप्लीकेशन पार्ट है, इफेक्ट आपके पास है, इंपॉर्टेंस है, डेरिवेशन है, एक्सपेरिमेंट है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में जो आपके पास है, यहां पर हम की पॉइंट्स जानेंगे। मतलब जो भी हमने पढ़ लिया उन सबको हम क्या करेंगे, लास्ट में कंक्लूड करेंगे आपके पास। और वहां पर हम ये जानेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CSIR नेट में, गेट, टाइफर, आपके पास जो भी MCQ आपके पास पेपर आता है, वहां पर कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इन सब के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 आराम से 3 या 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे साथ के साथ आपके पास। और बाकी के जो क्वेश्चंस आपके पास होंगे वो 1 बाय 1 जो अगली वीडियोज हैं वहां पर मैं उनको सॉल्व कराऊंगी, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, इसके 3 नाम है। तीनों नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं आपके लिए। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक आपके पास पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है, अब शायद आपको नाम से पहचान में आ गया होगा, बहुत बार आपने BSc MSc के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को बार बार पढ़ भी रखा है। इसके साथ एक और फेमस नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है। थ्रोटलिंग का मतलब क्या होता है, झटका होता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बिहाफ पर हमने इसका नाम दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। और यही जो इसका थ्रोटलिंग प्रोसेस का नाम है, ये आपके बार्क के पेपर में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट आपके पास है, आपको याद भी रखना है। ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट या थ्रोटलिंग प्रोसेस है। क्यों नाम रखा है, कैसे रखा है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये तीनों नाम सबसे पहले आपको पता होने वाले हैं कि तीनों के तीनों आपके पास एक ही चीज है। उसके बाद देखो कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है उसको हम पढ़ते क्यों है, क्या रीजन है कि हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों इसको इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहली बात तो क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन पार्ट आपके पास है, इसकी एप्लीकेशन ही है आपके पास। दूसरी बात क्या कि इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, ये गैस को लिक्विफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो आपके पास है, गैस लिक्विफिकेशन के लिए आपके पास यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे आपको पता है गैसेस वगैरह को हम व्हीकल ट्रांसपोर्ट वगैरह यहां पर भी यूज करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर हम यूज करते हैं। तो कोई भी गैस अगर आपके पास है, गैस क्या करती है, आपके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। अगर मैंने किसी लिक्विड या गैस आपके पास है, कोई सेम क्वांटिटी ले ली, मींस अगर आप ये मान के चलो मैंने कोई भी 10 पार्टिकल ले लिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम जाने तो अगर मैंने 10 पार्टिकल लिए, तो अगर मैंने यहां पर, या 10 मोल आपने बोला है यहां पर, तो अगर मैंने 10 मोल को गैस अगर मैंने लिया है, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो यही जो 10 मोल्स हैं वो बहुत ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। इतने बड़े कंटेनर के अंदर आपको एक 10 मोल की जो गैस है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इसको यूज करना है
लैब में रखना है, तो इसका मतलब आपको कंटेनर इतना बड़ा लेना पड़ेगा, जबकि गैस उसमें कितनी है, थोड़ी सी गैस आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, हम इसी गैस को क्या कर देते हैं, इसको लिक्विफाई करके इसको लिक्विड के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है लिक्विड के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, पास आपके पास हैं, जो 10 मोल जो आपके इतने बड़े एरिया के अंदर मौजूद थे पार्टिकल आपके पास, अब क्या है, वो आपके पास कंडेंस होके लिक्विफाई होके आपके पास इतने से कंटेनर के अंदर आ गए। तो इसका मतलब आपको, अगर आप व्हीकल कोई बना रहे हो, वहां पर जब आप गैस को यूज करते हो तो आपको इतना बड़ा कंटेनर रखने की जरूरत नहीं होती गैस को फिल करने के लिए। आप उसको सिंपल क्या करते हो, गैस को लिक्विफाई करते हो और बहुत ज्यादा गैस आपके पास है, क्वांटिटी भी ज्यादा छोटे से कंटेनर के अंदर फिल कर ली जाती। तो ये इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन पार्ट है, जिसकी वजह से आपका जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या अभी तक क्या पढ़ा है, सिर्फ 2-3 बातों के बारे में ध्यान में रखना है। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट भी इसी का नाम है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो भी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का नाम आपके पास है। और दूसरी बात क्या कि ये किस लिए यूज किया जाता है, गैस को लिक्विफाई करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट लॉ का आपके पास एप्लीकेशन है ये जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इतना समझ में आया, इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अब चलते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो आपके पास है, इसके अंदर 2-3 पॉइंट है। मेनली इसकी जो डेफिनेशन है आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो ये मान के चलो आधा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आपका यहीं पर हो जाएगा, जो आपको की पॉइंट्स के अंदर याद रखना है। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, गैस को लिक्विफाई करें, मीन्स हम गैस को लेकर चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें गैस को यहाँ पर हम गैस को एक्सपेंड करते हैं, गैस का एक्सपेंशन करते हैं। और कैसे करते हैं, एडियाबेटिकली करते हैं। इंपॉर्टेंट आपके पास है, हम क्या करेंगे, गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेंगे। और कैसे एक्सपेंड करेंगे, कोई भी फिक्स्ड हाई प्रेशर हम यहां पर लेंगे, हम किसी भी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम फिक्स्ड हाई प्रेशर टू फिक्स्ड लो प्रेशर, ठीक है। जब हमने किसी भी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो वहां पर आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यही आपका मेजर किया जाता है। और इसका जो मेजर करने का आपके पास प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन, या जहां पर जिस तरह से हम इसको मेजर करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्लियर होने वाला है। ये जो मैंने चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी लिखा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। आपको यहां से मैंने क्यों ऐसे लिखा है, आपको आधी चीज यहीं पर लर्न हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब हम किसी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस को एक्सपेंड करते हैं, तो वहां पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट को मेजर किया जाता है। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपके पास है, ये क्या मेजर करते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, द चेंज इन टेम्परेचर, dt the change in temperature with respect to pressure at constant enthalpy। ये आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, आपका जो मेन फोकस है वो इसको कैलकुलेट करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको यही चीज मेजर करनी होती है, ठीक है। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यही आपके पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट है। और यही आपको इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैलकुलेट करना है। फाइनली जो आपका फॉर्मूला है वो भी आपका यहीं से डिराइव होने वाला है।
इतनी बात समझ में आई आपको कि आपको करना क्या है यहाँ पर इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, और आपको निकालना क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुई है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हुई है, और जो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी है, जिसे हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं, ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहीं से निकल कर आएगी, जब आप एप्लीकेशन करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वहां पर आपका आधा काम इजी हो जाएगा। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो गैस एक्सपेंड की गई है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई है। इसका मतलब अगर प्रेशर अगर आपका मान लिया पहले 10 बार होगा, P1 अगर आपके पास 10 बार है, और P2 क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर है, मींस ये आपके पास 2 बार अगर आपको दिया हुआ है, तो जो चेंज इन प्रेशर आपके पास है, चेंज इन प्रेशर का मतलब है P2 माइनस P1 आपके पास होगा, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 10, मीन्स आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगी, -8 बार वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कहने का मतलब है कि जब ये एक्सपेरिमेंट करते हो, क्योंकि गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई है, तो इस केस में डेल्टा P की वैल्यू जो आपके पास है, चेंज इन प्रेशर है, पूरे एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या रहने वाला है, नेगेटिव वैल्यू आपके पास रहेगी यहां पर। ठीक है, यहां से आधा काम आपके पास, जब आप इफेक्ट पढ़ोगे इसके, वो आपके पास बहुत इजी हो जाएंगे। दोबारा से यूज करूंगी इस बात को। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हुई, मींस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में डेल्टा P की वैल्यू आपके पास नेगेटिव रहती है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट आप निकालते हो, जो कि क्या होता है, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपके पास है, और इसे हम क्या कहते हैं, म्यू JT से इसको हम डिनोट करते हैं। म्यू JT आपके पास सिंबल है किसका, या रिप्रेजेंट आप इसको करते हो जूल थॉमसन कोफिशिएंट को। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन करेंगे। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो यहां पर सबसे पहले फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, एंड फिर उसके बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें निकालना क्या है। याद करने की टिप भी यहीं पर बता देती हूं, फिर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में करने वाले हैं। देखो आपके पास, आपको इतना पता चल गया, आपको म्यू JT की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है। म्यू JT क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपके पास है। ठीक है, म्यू JT क्या होता है, द चेंज इन टेम्परेचर, मेरे साथ बोलना, बोलोगे बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये आपको निकालना है। इसकी जो वैल्यू है कैसे डायरेक्ट याद करना बताओ, अगर आपका H इंक्लूड होता है तो वहां पर Cp आती है, अगर आपका U होता है तो आप वहां पर Cv लेते हो, तो यहां पर H है तो आपने क्या लोगे, -1/Cp आपके पास आएगा, और यहां पर एक वैल्यू और आती है, यहां पर TPH है जो आपको कैलकुलेट करना है, इसको रिवर्स कर दो ऐसे, यहां पर क्या आएगा, TPH था, यहां पर इसका उल्टा कर दो, पहले H आएगा फिर P आएगा और फिर आपके पास क्या आएगा, T आएगा। ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, ये आपको याद भी रखना है। आपका जो पूरा का पूरा डेरिवेशन पार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या जीएस की जियो साइंटिस्ट का पेपर देना है, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक बार समझना जरूर है, तो एक बार समझने के लिए देखना। बाकी आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपने क्या निकालना है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी किसके इक्वल होगा, -1/Cp, इसका उल्टा कर दो, DT/dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। अब देखो, अभी तक आप लोगों ने एक पिक्चर के बारे में बड़ा पढ़ा होगा, ये पिक्चर आपने देखी होगी, ये लेफ्ट चैम्बर है, जो कि आपने बिल्कुल गलत पढ़ा है। ठीक है, ये आपके पास राइट है, राइट चैम्बर है, मतलब रियल जो आपका दिया गया था, साइंटिस्ट ने जो रियल पिक्चर दी थी वो आपके पास ये वाली पिक्चर नहीं थी, वो दूसरी पिक्चर थी, लेकिन आपने जितनी भी बुक्स देखी हैं वहां पर ये वाली पिक्चर आपके पास बनी हुई है। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट चैम्बर है, यहाँ पर P1 V1 हमने सेट किया, यहाँ पर P2 V2 किया, ये वाली आपने एक पिक्चर यहाँ पर पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा होगा, ये आपका पोरस प्लग है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब देखो
देखो ये एक्चुअल में फिगर नहीं है, जब आप रिसर्च पेपर उठाकर देखोगे तो इस पिक्चर की बजाय आपको वहां पर 3 पिक्चर शो हो रखी हैं। पहला क्या है, पहला आपके पास लेफ्ट चैम्बर के लिए दे रखा है, इधर आपके पास पोरस रहेगा, ये लेफ्ट चैम्बर आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास पिक्चर आपको दी हुई है। सेकंड जो पिक्चर है वो आपके पास क्या है, एक हाइपोथेटिकली, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी क्या है, एक हाइपोथेटिकली पिक्चर है, ये लेफ्ट चैम्बर के लिए, सेकंड है वो आपके पास हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। थर्ड जो पिक्चर है ये लेफ्ट चैम्बर के लिए थी, यहां पर ये वाली राइट चैम्बर के लिए आपके पास होती है, और यहां पर क्या है, आपने कोई भी पिस्टन लगा रखी है। तो रियल में आपके पास ये 3 पिक्चर होती हैं, और जो आपके पास बुक के अंदर दे रखी है वो इनको मर्ज करके, इसका कॉम्बिनेशन बना के, तब कंबाइन करके आपको पिक्चर शो हो रखी है, लेकिन रियल में आपके पास क्या है, ये 3 आपके पास होती है। अब आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें पहली बात क्या है कि हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट चैम्बर है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वर्क डन निकालना होता है। तो ध्यान से सुना, पहले मैंने क्या लिया, लेफ्ट चैम्बर लिया। लेफ्ट चैम्बर के अंदर क्या है, ये कोई आपके पास पोरस है, ठीक है, यहां पर दिया है लेफ्ट चैम्बर आपके पास यहां पर है, लेफ्ट चैम्बर आपके पास यहां पर है, ठीक है, ये आपके पास ये कोई पोरस है, लेफ्ट चैम्बर है। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या है कि यहां पर आपके पास क्या करती है, सराउंडिंग काम करती है। ध्यान से सुनना, ये आपके पास पोरस है, ये आपके पास लेफ्ट चैम्बर है, ये आपके पास पोरस है, ये आपके पास लेफ्ट चैम्बर है। तो यहां पर क्या करती है, इधर पिस्टन आपके पास लगी हुई है, तो यहां पर सबसे पहले जो वर्क डन है, यहां पर क्या करेगा, आपके पास कंप्रेशन करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा। कौन करेगा, जो सराउंडिंग आपके पास है वो यहां पर करेगी। ध्यान से सुनो, ये पोरस है, कंफ्यूज नहीं होना, ये पोरस है, इधर पिस्टन लगा हुआ है आपके पास, ये लेफ्ट चैम्बर आपके पास है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास जो सराउंडिंग है इसको क्या करेगी, धीरे धीरे कंप्रेस करेगी। पहले में क्या करेगी, सराउंडिंग है आपके पास, धीरे धीरे कंप्रेस करेगी। लेफ्ट चैम्बर में देखो आपके पास P1 V1 एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेशर P1 है, V1 आपके पास वॉल्यूम है, यहां पर आपके पास V1 वॉल्यूम है, ये बीच में 0 होगी, इधर आपके पास क्या है, V2। तो सबसे पहले पोरस है, पिस्टन है, लेफ्ट चैम्बर है, सराउंडिंग ने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। कहां से कहां कंप्रेस करेगी, V1 से 0 पर कंप्रेस करेगी। V1 से 0 पर जैसे ही कंप्रेस करेगी तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, यहां पर एक जोर का झटका आपको महसूस होता है। आपने क्या किया, सराउंडिंग ने यहां पर क्या किया, इसको कंप्रेस करना शुरू किया। तो सराउंडिंग जब कंप्रेस यहां पर करेगी तो जैसे ही वॉल्यूम आपके पास 0 हो जाएगी, हाँ, जोर का झटका आपके पास लगता है, जिसकी वजह से हम थ्रोटलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो मतलब क्या है यहां पर कि जब भी हम लेफ्ट चैम्बर की बात करते हैं, लेफ्ट चैम्बर की बात करेंगे, वहां पर वर्क डन कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रही है, और ये आपके पास क्या है, सिस्टम आपके पास है। इसका मतलब यहां पर क्या है, वर्क डन कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रही है, और किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है। तो इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलते हैं। जब आपने वर्क डन निकाला, पहले में क्या है, सराउंडिंग ने काम किया, इसीलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क डन लेफ्ट चैम्बर के अंदर अगर हम निकालते हैं, आपको पता है W की वैल्यू, वर्क डन जो आपके पास है किसके इक्वल होता है, -P dV के इक्वल है। P क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास है, यही होता है, और यहां पर लेफ्ट चैम्बर के अंदर P की वैल्यू क्या है, -P1 आपके पास है। अब देखो dV क्या है, आपने क्या किया, कंप्रेस कहां से कहां किया, V1 से 0 पर गया, V1 से 0 पर आपके पास गया। इसका मतलब आपके पास ये क्या होता है, V2 - V1 होता है, ठीक है। मतलब V फाइनल में से क्या करना होता है, इनिशियल आपको माइनस करना है। तो देखो काम आपने क्या किया, -P1, फाइनल कितना है, V1 से 0 पे गया, फाइनल कितना है, 0 है। स्टार्टिंग कहां से है, V1 से आपके पास है। इसका मतलब आपके पास माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, P1 कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा। मींस जब आप लेफ्ट चैम्बर के अंदर वर्क डन निकालोगे, वो वर्क डन क्योंकि सराउंडिंग ने इसके ऊपर लगाया है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, प्लस P1 V1 आपके पास वहां पर आती है, क्योंकि वॉल्यूम है वो V1 से कहां पर जा रही है, आपके पास 0 के ऊपर जा रही है। इतना समझ आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है देखो समझने के लिए,
बाकी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। सेकंड आपके पास है, आपने क्या किया है, लेफ्ट चैम्बर के अंदर निकाल लिया। अब आपके पास क्या है, राइट चैम्बर में निकालना है। पहले आपके पास ये पोरस था, यहां पर आपके पास लेफ्ट चैम्बर था, इधर पिस्टन लगी हुई थी, सराउंडिंग ने क्या किया, इसको यहां पर कंप्रेस किया और V1 से कहां ले गई, 0 तक ले गई आपके पास। अब देखो सेकंड के अंदर आपके पास क्या है, राइट चैम्बर गिवन है, ये पोरस आपके पास है। अब क्या करेगा, सराउंडिंग काम नहीं करेगी, अब ये सिस्टम ही काम करेगा। अब ये सिस्टम के द्वारा ही काम किया जाएगा इस राइट चैम्बर के ऊपर। तो जैसे ही सिस्टम क्या करेगा, जो आपके पास गैस है उसको 0 से लेके 0 से V2 की तरफ जाएगा, तो फिर से आपके पास झटका यहां पर महसूस होता है आपके पास, मींस पूरे इसमें क्या है, झटका आपको फील होता है, इसीलिए हम इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब क्या है, मींस जब आपने वर्क डन बाय द सिस्टम किया। सेकंड क्या है, जब हम राइट चैम्बर की बात करते हैं, राइट चैम्बर के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम आपके पास होता है, और दोबारा से W की वैल्यू क्या होगा, -P2 डेल्टा V के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना है राइट चैम्बर के अंदर, P2 है। अब देखो कहां से कहां गया, 0 से V2 पर गया, तो आपके पास -P2, फाइनल कितना है, V2 है, इनिशियल कितना है, 0 आपके पास है। तो कितनी वैल्यू आ गई, -P2 V2 आपके पास यहां पर वैल्यू आ गई। अभी तक मैंने कुछ खास नहीं बताया है, ध्यान से सुनो क्या हमने देखा है। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं डेरिवेशन के अंदर, हमने यहां पर एक पोरस प्लग एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है, जिसमें एक लेफ्ट चैम्बर आपके पास है, एक आपके पास हाइपोथेटिकली है जिस जो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है रियल में, एक आपके पास राइट चैम्बर का पिक्चर दी हुई है। पहला काम क्या है, लेफ्ट चैम्बर पर कब करते हैं, तो सराउंडिंग काम करती है, तो हम वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलते हैं, और वहां पर हमने सिंपल W की वैल्यू -PdV आपके पास है, उससे हमने निकाल लिया, कितना आ गया, P1 V1 आ गया, क्योंकि वॉल्यूम है वो V1 से 0 पर जा रही है। सेकंड के अंदर देखो हमारे पास, हम वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम है 0 से V2 पर गई, तो हमने यहां पर वर्क डन निकाल लिया। मींस हमारे पास क्या आ गया, W1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, +P1 V1 आ गई आपके पास, ठीक है, और W2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -P2 V2 आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन यहां पर निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, अगर आप यहां पर टोटल वर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा, W1 प्लस में कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। W1 कितना दिया है, P1 V1 दिया है, W कितना है, -P2 V2 आपको दे रखा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, टोटल वर्क की आपके पास वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आपके पास dQ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, du प्लस W के इक्वल आपके पास होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर du माइनस W के इक्वल आपके पास होती है। अब देखो क्योंकि हमने सिस्टम को क्या किया था, गैस को हमने एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया था। अगर हमने गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया है, इसका मतलब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आपके पास हो जाएगी। मींस आपके पास du की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, W के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। du का मतलब क्या होता है, U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। W हमारे पास कितना आया है, P1 V1 माइनस P2 V2 आपके पास, तो P वालों को एक साइड में ले लो, 1 वालों को एक साइड में ले लो, तो क्या हो जाएगा, U2 ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा P2 V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, U1 प्लस P1 V1 हमारे पास हो जाएगा। और U प्लस PV किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के इक्वल है। ये 2 के लिए मींस आपके पास H2 आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, H1 के लिए। और जब आपके पास H2 इक्वल टू H1 के इक्वल हो जाएगा, मींस आपके पास चेंज इन एंथैल्पी है वो 0 हो जाएगी आपके पास, मींस आपके पास एंथैल्पी है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट आपके पास आ गई। देखो हमने क्या किया है, आपने पढ़ा था ना, इसके अंदर जब आप पूरा फॉर्मूला पढ़ते हो तो H आपने कांस्टेंट लगाया था, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, कैसे कांस्टेंट होती है, इस तरह से आपके पास कांस्टेंट है। आपने लेफ्ट में वर्क डन निकाला, राइट में वर्क डन निकाला, टोटल वर्क डन किया, फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया, और यहां से आपके पास क्या आ जाता है, H2 इक्वल टू H1 के इक्वल आ जाती है आपके पास। इतना क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो आपके पास, रब कर रही हूं, ये यहां से रब कर देती हूं। अब देखो आगे आपके पास, जो आपके पास H है जब आप जूल थॉमसन में करते हो, या H है आपके पास, किसका फंक्शन होता है? T और P का फंक्शन है। H किसका फंक्शन होता है? T और P का फंक्शन होता है। अगर हम इसका कंप्लीट डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे होता है? D का क्या करेंगे? DH करेंगे इक्वल टू, अब देखो H को एक बार P के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक बार T के रिस्पेक्ट में करते हैं। कैसे करते हैं? डेल्टा H को पहले T के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, फिर P के रिस्पेक्ट में। तो पहले T के रिस्पेक्ट में किया, T यहां पर आएगा और dt यहां पर आएगा आपके पास, और यहां पर क्या रह जाएगा? प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होगा। प्लस फिर हम क्या करेंगे? P के रिस्पेक्ट में करेंगे। H को हमने क्या किया? P के रिस्पेक्ट में किया, यहां पर भी dp से डिवाइड किया, dp से मल्टीप्लाई किया। अब कांस्टेंट कौन रहेगा? टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा क्या होता है? कंप्लीट डेरिवेटिव होता है, मींस dH की वैल्यू है। अभी हमने निकाला है कि जो एंथैल्पी आपके पास है वो क्या है? कांस्टेंट आपके पास है। मींस अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। मींस ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 0 इक्वल टू, अब देखो यहां पर क्या है? डेल्टा H बाय डेल्टा T, P आपके पास कितना हो जाएगा? dt आपके पास, प्लस इधर देखो आपके पास क्या है? डेल्टा H बाय डेल्टा P, यहां पर कितना है? T आपके पास, और ये क्या है? dp आपके पास है। इतना समझ आया? ये देखो किसकी वैल्यू होती है? ये Cp की वैल्यू होते हैं। डेल H बाई डेल Tp किसकी वैल्यू होती है? Cp की है। तो यहां पर Cp की वैल्यू को इंक्लूड किया, किसके इक्वल हो जाएगा? dH प्लस dH बाई dp, T आपके पास ये क्या है? dp के इक्वल है। इस वैल्यू को यहां लेकर चली गई, कितना हो जाएगा? माइनस Cp डेल्टा T आपके पास इक्वल टू प्लस का डेल्टा H बाय डेल्टा P, ये T आपके पास, ये क्या है? dp मल्टीप्लाई में है। इस मल्टीप्लाई को क्या कर दिया मैंने? यहां पर इसको यहां से डिवाइड करके नीचे डाल दिया। अब देखो पूरे के पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया? H को कांस्टेंट किया। मींस ये वैल्यू किस पे आ रही है? जब हमने H कांस्टेंट किया तब आ रही है आपके पास। तो यहां से ध्यान से देखना, यही आपको यहां पर निकालना था। कैसे निकालना था? जब आप करोगे डेल्टा T बाय डेल्टा P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू Cp को अगर मैं इधर ले गई, -1 बाय Cp डेल्टा H बाय डेल्टा PT, यही आपको कैलकुलेट करना था इस डेरिवेशन के अंदर। ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन पार्ट है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको क्या निकालना था? जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकालना था। जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है? द चेंज इन प्रेशर, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, किसके इक्वल आपके पास होता है? -1 बाय Cp, उल्टा कर दो, डेल H बाय डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर के इक्वल है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमने बार्क का देखा है, इसको हम थ्रोटलिंग प्रोसेस पढ़ते हैं। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने डेरिवेशन किया है, डेरिवेशन में कुछ नहीं किया, वर्क डन निकाला, फर्स्ट लॉ निकाला, वहां से एंथैल्पी को कांस्टेंट किया, सिंपल H को Tp का फंक्शन है, इसको सॉल्व करके हमने एंथैल्पी को कांस्टेंट रखा, तो आपके पास क्या आ गया? डेरिवेशन का आपके पास फॉर्मूला आ गया जो आपको चाहिए। अब कहानी यहां से शुरू होती है। अभी तक क्या है? डेरिवेशन है। अगर हम CSIR, नेट, गेट और टाइफर की बात करते हैं तो डेरिवेशन आपके पास यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया, फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन आपके पास है। ठीक है, H यहां पर आपके पास क्या होता है? फॉर्मूले के अंदर ही पता चल रहा है, H कांस्टेंट आपके पास है। अब जितने भी पॉइंट्स आगे डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब इसके पर्टिकुलर इफेक्ट है, इसका एप्लीकेशन पार्ट है, क्या क्या हमें डिस्कस करना है। देखो यहां पर हमने क्या निकाला है? जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमने यहां पर निकाला है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है? आपने इसको किससे रिप्रेजेंट किया? म्यू जेटी से रिप्रेजेंट किया। किसके इक्वल होता है? म्यू जेटी की वैल्यू कैसे लिखोगे? फिर से बोलो मेरे साथ, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट
एंथैल्पी किसके इक्वल होता है, -1/Cp, उल्टा कर दो ΔH/ΔP एट कांस्टेंट आपके पास T। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आपके पास यहां पर आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, म्यू जेटी है, ये आपके पास म्यू जेटी आपके पास है। इसका एक और नाम है, ध्यान से सुनना, क्या नाम है, ये आपके पास क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपके पास है। ठीक है, ये क्या है, TH आपके पास है, मींस यहां पर आपके पास एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी म्यू जेटी को हम क्या कहते हैं, आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो आपके पास है, क्योंकि डेरिवेशन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोएंथैल्पिक, क्योंकि H कांस्टेंट है, आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोला जाता है। ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये भी जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है, लेकिन कौन से कोफिशिएंट की, क्योंकि यहां पर T कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, फाई जेटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट आपके पास है, गेट 1995 के अंदर पूछा जा चुका है कि जो आपके पास आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट है और आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो आपको बताना था। तो आप क्या कह सकते हो, म्यू जेटी की वैल्यू, म्यू जेटी क्या है, आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू -1/Cp फाई जेटी के इक्वल आपके पास है। इसको शॉर्टकट में ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो आपके पास होती है ΔH/ΔPT आपके पास, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे थर्मोडायनामिक सेकंड स्टेट ऑफ इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जो आप थर्मोडायनामिक सेकंड स्टेट की इक्वेशन निकालते हो, वहां पर आप ये इसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ΔHPT की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो क्या होती है उसको याद करने का तरीका भी अभी साथ के साथ बताती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास, ये सारे के सारे आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी वैल्यू क्या है, ये जो ΔH/ΔPT है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मींस थर्मोडायनामिक सेकंड स्टेट ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या होती है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास फाई जेटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है। देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, माइनस लगाया, सबसे पहले माइनस लगाया, T यहां पर किया तो dt यहां पर कर दिया, T से मल्टीप्लाई, T से डिवाइड, dv प्लस v आपने कर दिया। ये आपके पास क्या होता है, थर्मोडायनामिक सेकंड स्टेट ऑफ इक्वेशन होती है। ठीक है, दोबारा देखो, माइनस किया, -T/T कर दिया, T से मल्टीप्लाई डेल T कर दिया, v प्लस v करना है, ये काम आपको यहां पर करना है। ये इक्वेशन आपके पास क्या है, सेकंड थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ इक्वेशन है। अगर मैंने ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करी, अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करी, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास म्यू जेटी की वैल्यू यहां लिख लो, म्यू जेटी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस है, यहां पर भी माइनस है। ठीक है, या फिर ऐसे करो, -1/Cp इंटू क्या हो जाएगा, -T/dv/dt प्लस आपके पास क्या रहेगा, v। यहाँ T है तो क्या रहता है, P कांस्टेंट आपके पास रहता है। P और V, T और V आ गए तो P क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहां पर क्या कर दिया, प्लस का लगा दिया, और यहां पर माइनस था, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल हो जाएगा। ऐसे मैंने इसको मैनिपुलेट किया है। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको साथ के साथ याद भी हो गए होंगे अभी तक आते आते। एक बार इसको लिखकर जरूर देखना, इसके बाद इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा एक बार मैं इसको फटाफट से एक बार साइड में लिख देती हूं। या बाद में जब की पॉइंट्स लिखेंगे तब डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, एक बार तब लिखेंगे इन सारे के सारे पॉइंट्स को। अब अगला पॉइंट है जो हमारा, वो हमें डिस्कस करना है।
देखो अब आपके पास अगला है, वो क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर है। इन्वर्जन टेम्परेचर आपके पास है, इन्वर्जन टेम्परेचर है। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जब आपके पास रियल गैस किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं, और इसको TI से डिनोट करते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपके पास रियल गैस आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, इन्वर्जन टेम्परेचर कहा जाता है। दो चीजें और आपको यहां पर याद रखनी है कि जब भी आप आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी की वैल्यू, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हो, तो वो हमेशा आपके पास क्या होती है, 0 आती है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन से कहूं तो मैं क्या कहूंगी, ऐसा टेम्परेचर जब आपके पास जिस टेम्परेचर पर म्यू जेटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, मींस किसी भी गैस, रियल गैस की वैल्यू आइडियल गैस की इक्वेशन की तरह बन जाएगी। मींस ऐसा टेम्परेचर जब आपके पास म्यू जेटी की वैल्यू 0 हो जाएगी या रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाएगी, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, इन्वर्जन टेम्परेचर कहा जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम TI से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर हमारे पास कोई भी रियल गैस है, स्पेशली अगर हम वंडरवॉल गैस ऑफ इक्वेशन के लिए बात करते हैं, तो जो आपके पास म्यू जेटी की वैल्यू आपके पास होती है वो किसके इक्वल होती है, ध्यान से देखना, 1/CP इंटू 2A/RT-B के इक्वल होती है। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुकी है। अगर आप MSc एंट्रेंस वगैरह के अंदर बहुत सारे पेपर है जिनके अंदर बार बार रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी की वैल्यू 0 होती है, और जब हम वंडरवॉल गैस के लिए करते हैं तो म्यू जेटी की वैल्यू 1/CP इंटू 2A/RT-B के इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो। आगे देखो, आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर है। अब यहां पर हमें 2 इफेक्ट हैं, उनको ध्यान से सुनना। एक हमारे पास बॉइलिंग इफेक्ट होता है, एक हमारे पास कूलिंग इफेक्ट होता है। उन दोनों के बारे में पढ़ना है, कब कहां पर आपके पास क्या है। ठीक है, दोनों को एक साथ बताती हूं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए पढ़ना। एक आपके पास कूलिंग इफेक्ट है, याद भी रखना है आपको। एक आपके पास हीटिंग इफेक्ट है, एक कूलिंग इफेक्ट है। कूलिंग के लिए आपको देखना है कि कैसे कैसे आपका जूल थॉमसन इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में कहा था, व्हेन अ गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली फ्रॉम फिक्स्ड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिक्स्ड लो प्रेशर, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी विच इज known as the Joule-Thomson coefficient and the experiment is known as the Joule-Thomson experiment। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। वहां पर हमने ये देखा था कि जो प्रेशर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था, आपको ध्यान में भी रखना है, हाई प्रेशर से लो पर है तो जो आपके पास डीपी की वैल्यू है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। मींस आपके पास डीपी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसमें भी क्या है, डीपी आपके पास नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? आपको किसके बारे में जानना है, म्यू जेटी के बारे में जानना है। म्यू जेटी का मतलब क्या है, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी आपके पास। ठीक है, इसके इफेक्ट के बारे में जानना है। ऐसे ही यहां पर म्यू जेटी, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इनकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको जानना है। ध्यान से सुनो, P आपके पास क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। P क्या है, नेगेटिव आपके पास है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसमें नीचे वाला फैक्टर क्या है, नेगेटिव है। यहां पर भी जो नीचे वाला फैक्टर है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब देखो आपके पास क्योंकि कूलिंग है, कूलिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर डाउन आपके पास है। इसका मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो आपके पास कितना है, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर क्या है, नेगेटिव है। जब आप हीटिंग की बात करोगे, हीट का मतलब क्या है, आप हीट करते जा रहे हो। हीट का मतलब है पहले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे था, आपने उसको
उसको हीट किया, टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, 10 से 50 पर गया तो चेंज, पहले 10 आपके पास था, हीट किया, टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 आपके पास। मींस जब आप हीट करते हो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो dt की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। जब आप कूल करते हो टेम्परेचर घटता है तो चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, नेगेटिव आपके पास रहती है। ठीक है, इतना समझ आया। dp नेगेटिव है, यहां पर dt नेगेटिव रहेगा, हीटिंग के इफेक्ट में पॉजिटिव रहेगा। अब देखो अगर dt पॉजिटिव, यहां पर क्या है, dt नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव कितना रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मींस जब आपके पास म्यू जेटी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव रहेगी, मींस ग्रेटर देन 0 रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तब हमेशा क्या होगा, कूलिंग होगा। तब हमेशा क्या होगा, कूलिंग होगा। पूछा जाता है कब कूलिंग है, कब आपके पास हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, किस कंडीशन पर हो रहा है, तो जब भी म्यू जेटी की वैल्यू, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, 0 से ज्यादा आ जाए, हमेशा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हमेशा क्या गैस क्या शो करेगी, आपके पास कूलिंग इफेक्ट को शो करेगी। और यहां पर देखो टी आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है, पी नेगेटिव है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव कितना रहेगा, नेगेटिव आपके पास। मतलब जब म्यू जेटी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव रहेगी, मींस आपके पास 0 से कम रहेगी, तब हमेशा कौन सा इफेक्ट शो होगा, हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ये पॉइंट याद यहीं से ही समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो कभी भूलोगे नहीं, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो अभी तक कंक्लूजन में क्या है, अभी तक आपको ये ध्यान रखना है, कूलिंग कब होगी, जब म्यू जेटी की वैल्यू 0 से कम होगी। मतलब अगर म्यू जेटी की वैल्यू पॉजिटिव रही तो कूलिंग हो जाएगी, नेगेटिव रही तो आपके पास क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला, फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगला जो एक फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है, हमने म्यू जेटी का फॉर्मूला पढ़ा था। कब पढ़ा था, जब आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या आया था, 1/Cp। एक बार दोबारा से बता देती हूं, म्यू जेटी आपके पास है -1/Cp लिखा था। ठीक है, क्या होता है, ये क्या होता है, द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। यहां पर HPT करना है, HP और यहां पर क्या है, T आपके पास है। अब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल थी आपके पास, याद करो, T हमने क्या किया, T से मल्टीप्लाई, T से डिवाइड, V किया, प्लस में क्या किया, V, यहां पर क्या था, माइनस आपके पास। इस वैल्यू को जब आप यहां पर रखते हो तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये वाली वैल्यू क्या रह जाती है, नेगेटिव रह जाती है। ठीक है, इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर रही हूं, ठीक है, हमने पीछे भी कर लिया है, तो इस माइनस को खत्म करना है सिर्फ, तो क्या बनेगा, T से मल्टीप्लाई, T से डिवाइड, dV यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्योंकि इस माइनस ने इस वैल्यू को माइनस माइनस प्लस कर दिया, इसको प्लस माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, ये अभी अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैसे आपके पास आया है। ध्यान क्या देना है साथ में, जब हम किसी भी रियल गैस के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी आइडियल गैस है, म्यू जेटी की वैल्यू यहां पर भी 0 हो जाएगी, यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में जब मैंने म्यू जेटी की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, 1/Cp इंटू 2a/RT-B निकाली थी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या कहा है, म्यू जेटी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आपके पास है। म्यू जेटी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। अगर ये लेस देन 0 रहेगी तो मैं क्या कहूंगी, 2a/RT-B क्या है, लेस देन 0 आपके पास है। अगर ये लेस देन 0 होगा तो क्या कहूंगी, 2a/RT की वैल्यू क्या है, B से कम आपके पास है। ठीक है, ये जो A टर्म है ये किसके लिए यूज करते हैं, अट्रैक्टिव फैक्टर आपके पास होता है, अट्रैक्टिव फैक्टर होता है। B क्या है, आपके पास रिपल्सिव फैक्टर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो B की वैल्यू है इस कूलिंग इफेक्ट के अंदर, वो आपके पास क्या होती है,
बी की वैल्यू ए की वैल्यू से क्या रहेगी, आपके पास ज्यादा रहेगी। ये आपको यहां पर ध्यान में रहना है। मतलब आपके पास जो रिपल्सिव फैक्टर है वो आपके पास क्या होता है, अट्रैक्टिव फैक्टर से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। देखो इसको आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो डायरेक्ट याद करने के लिए, क्योंकि आपके पास क्या है, कूलिंग इफेक्ट आपके पास है। कूलिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या है, टेम्परेचर कम है, कूल होगा तो टेम्परेचर कम होगा आपके पास चेंज। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास पार्टिकल है वो क्या रहेंगे, पास पास आपके पास रहेंगे। अगर पार्टिकल पास पास रहेंगे इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या है, आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, वहां पर ज्यादा रहने वाली है। सॉरी मैंने यहां एक नहीं गड़बड़ की है ना, हमने बताया करो ना गड़बड़ हुई है तो। देखो यहां पर क्या है, म्यू जेटी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो ही तो होता है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन जीरो, म्यू जेटी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है तो ये सिंबल बड़ा होगा, 2a/rt ये आपके पास बड़ा होगा। मींस आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स है 2a/rt, वो b से क्या रहने वाला है, बड़ा है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट है, पार्टिकल पास पास होंगे। पास पास कब होंगे, जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स कम होगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे याद रख सकते हो, कूलिंग इफेक्ट में 2a/rt की वैल्यू क्या रहने वाली है, b से ज्यादा रहने वाली है। अब देखो इसका उल्टा है, जब आपने हीटिंग इफेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। उस केस के अंदर क्या है, b ज्यादा हो जाएगा, 2a/rt से ज्यादा हो जाएगा। b का मतलब क्या है, रिपल्सिव फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप हीट करते हो तो आपके पास जो पार्टिकल है वो दूर दूर चले जाते हैं। हीट करते हो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, इसका मतलब दूर कब होंगे, जब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपके पास क्या है, b की वैल्यू 2a से क्या रहने वाली है, rt से ज्यादा रहने वाली है। इस रिलेशन को आप डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो। इतना क्लियर है आपके पास? ठीक है, अब देखो आपके पास जो टी की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 2 अरब के इक्वल है। ऐसे याद रखना, 2 अरब के इक्वल है। टी की वैल्यू 2a/rb के इक्वल आपके पास है। तो अगर मैं इसी चीज को मैनिपुलेट करती हूं, कि 2a/rt की वैल्यू b से ज्यादा है, किसके केस में, कूलिंग के केस के अंदर आपके पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2a/r, b को मैं इधर लेकर आई और यहां पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और 2a/rb है आपके पास, 2 अरब आपके पास है। ये किसके इक्वल होता है, ये इन्वर्जन टेम्परेचर के इक्वल है। इसका मतलब इस केस में इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू T से ज्यादा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। ठीक है, आपके पास जब भी कूलिंग इफेक्ट है, इन्वर्जन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से क्या रहता है, ज्यादा आपके पास रहता है। और ज्यादातर जितनी भी गैस आपके पास हैं, सारी की सारी गैस क्या शो करती हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। सिर्फ 2 गैस को छोड़ के, एक आपके पास हाइड्रोजन गैस है, एक आपके पास हीलियम गैस है। किस पर, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर की जब हमने बात की। मतलब जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर सारी की सारी गैसेस हैं वो आपकी कूलिंग इफेक्ट को शो करती हैं। सिर्फ 2 गैस को छोड़ के, एक हाइड्रोजन गैस और एक हीलियम गैस को छोड़ के। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी, ये आपके पास कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। तो यहां देखो b की वैल्यू 2a/rt से ज्यादा है, तो t अगर यहां पर होगा क्या हो जाएगा, 2a/rb हो जाएगा। t की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, हीटिंग इफेक्ट मतलब जब आपने हाइड्रोजन या हीलियम को रूम टेम्परेचर पर लिया, वहां पर आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू नॉर्मल रूम टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा कम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये सारी की सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहीं पर आपका क्या है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, उसका जो मेन पॉइंट्स हैं, एक्सपेरिमेंशियल एक्सप्रेशंस वगैरह जो भी थे वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या आपको याद में रखना है, उन की पॉइंट्स पर चलेंगे। एक बार फटाफट से कंक्लूड करके बताती हूं। सबसे पहले हमने ये देखा था, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, उसको पोरस प्लग और
थ्रोटलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने बात किया था, ये क्या कहता है, जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं एडियाबेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो जो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी है, उसी को हम क्या कहते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोलते हैं। फिर हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट को एक्सपेरिमेंटली सेटअप कराया, आपके पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकाला, उस पूरा का पूरा फॉर्मूला आपने निकाला। फॉर्मूला के अंदर आपने देखा था कि जो म्यू जेटी की वैल्यू है आपके पास किसके इक्वल होती है, -1/Cp फाई जेटी के इक्वल है। ये आपके पास फाई जेटी क्या होता है, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। म्यू जेटी आपके पास क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जनरली जिसे हम क्या कहते हैं, आइसो एंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने देखा था, क्योंकि ये आपके पास सेकंड स्टेट ऑफ इक्वेशन आपके पास है, ये अभी तक पूछा गया नहीं है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू रख के पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू आपको रखवाई है। अभी तक सिंपल आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था, वो वाला फॉर्मूला हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर आपकी कोई भी रियल गैस है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हो, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। फिर हमने इफेक्ट देखा था कि जब कूलिंग इफेक्ट होता है तब आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके पास म्यू जेटी की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है, वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स ए या बी जो कांस्टेंट आपके पास है उनकी किसकी वैल्यू आपके पास ज्यादा होती है, और इसके एग्जांपल पर्टिकुलर हीटिंग के अंदर क्या है और आपके पास क्या है, कूलिंग के अंदर आपके पास क्या है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है, वो भी यहां पर अब डिस्कस करने वाली हूं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंक्लूजन है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का आपके पास। अब देखो की पॉइंट पर चलते हैं। अब ये जो बताऊंगी मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन हमें क्या करना है, CSIR, नेट, गेट, IIT, जैम, टाइफर, इन सबके एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। सबसे पहले क्या है, गैस आपके पास एक्सपेंड हुई, कैसे हुई, एडियाबेटिकली हुई। एडियाबेटिकली का मतलब क्या है, Q की वैल्यू 0 होना। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेशर हाई प्रेशर से किस पर गया, लो प्रेशर पर गया, मींस थ्रू आउट द प्रोसेस डेल्टा P की वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। इसके बाद हमने देखा एक हमारे पास आइसो एंथैल्पिक कांस्टेंट है, आइसो एंथैल्पिक जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट जिसे हम म्यू जेटी कहते हैं, किसके इक्वल होता है, -1/Cp फाई जेटी के इक्वल होता है। और ये फाई जेटी क्या है, आइसोथर्मल जूल थॉमसन कोफिशिएंट है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जेटी की वैल्यू द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी किसके इक्वल है, -1/Cp। उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, डेल्टा H/ΔP, और यहां पर क्या हो जाएगा, T कांस्टेंट। यही क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट है। याद ना करना चाहो तो भी आपके पास चल जाएगा। यहां से फॉर्मूला जब पूरा पुट करते हो क्या आ जाता है, 1/Cp आ जाता है, साइन चेंज करने हैं, T से मल्टीप्लाई dt dv माइनस v आपके पास आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी कि जो आपके पास आइडियल गैस है उसके लिए म्यू जेटी की वैल्यू आपके पास 0 होती है। जब हमने वंडरवॉल गैस ऑफ इक्वेशन की बात की थी उसके लिए म्यू जेटी की वैल्यू 1/Cp इंटू 2a/RT माइनस b के इक्वल आपके पास होती है। ये आपको ध्यान में रखना था। इसके बाद जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये ध्यान रखना, यहां से याद भी हो जाएगा। जब आपने हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात की थी, एक हमने कूलिंग इफेक्ट के बारे में बात की थी, इसके साथ हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि जो Ti की वैल्यू है वो 2 अरब के इक्वल है, 2a/RB के इक्वल आपके पास है। हीटिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास यहां पर क्या है, dP हमेशा नेगेटिव रहेगा, dP आपके पास नेगेटिव रहेगा। हीटिंग का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाया, dt आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपके पास कूलिंग का मतलब डेल्टा T की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। सीधा क्या याद रखना है, ठीक है, आपके पास ज्यादातर गैसेस हैं वो कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, ज्यादातर गैसेस है कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। मींस आपके पास मोस्ट ऑफ गैसेस हैं किस पर, आपके पास किसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर क्या शो करती हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं। और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है जो आपके पास रूम टेम्परेचर पर क्या करती है, हीटिंग शो करती है।
ठीक है। जब म्यू जेटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है कूलिंग के लिए, म्यू जेटी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है हीटिंग के लिए। याद रखना है, पॉजिटिव होती है कूलिंग के लिए, नेगेटिव होती है हीटिंग के लिए। ठीक है। इसी के साथ साथ क्योंकि आपके पास हीटिंग है, हीटिंग का मतलब क्या है, आपके पास मॉलिक्यूल दूर दूर है। इसका मतलब दूर कब होंगे, जब रिपल्सिव फैक्टर ज्यादा होगा। मींस यहां पर बी की वैल्यू आपके पास ज्यादा रहती है 2a/RT से आपके पास। ठीक है। बी की वैल्यू ए से ज्यादा होती है, यहां पर ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी से ज्यादा रहेगी। ठीक है। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, बी से आपके पास ज्यादा रहेगी। आपको सिंपल ये याद रखना है। दूसरा क्या है कि इन्वर्जन टेम्परेचर नॉर्मली क्या है, आपके पास टी से फालतू होता है। रूम टेम्परेचर से इन्वर्जन टेम्परेचर हमेशा, ज्यादातर गैसेस का रूम टेम्परेचर पर कंडीशन पर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा आती है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ऐसा है जिसमें आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर से आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू है रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में जाके आपके पास लाई करती है। ठीक है। आई थिंक हाइड्रोजन के केस में -60 डिग्री सेल्सियस आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर निकल कर आता है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर कम होता है। ये की पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक एग्जाम्पल पेपर में भी आ चुका है, ध्यान से सुनना। जब हमने रूम टेम्परेचर की बात की किसी आपके पास, तो आपके पास ज्यादातर सभी गैसेस हैं हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के, वो कूलिंग इफेक्ट शो कर रही हैं। लेकिन अगर मैंने ज्यादातर सभी गैसेस हैं उनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, मींस अगर आपके पास मोस्ट ऑफ गैसेस किस पर, जब बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर किया, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर अगर आपने कर दिया, तो वो उस कंडीशन में क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करने लग जाती हैं। और अगर मैंने हाइड्रोजन और हीलियम को रूम टेम्परेचर पर ना रख के बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रख दिया, हाइड्रोजन और हीलियम को मैंने किस पे कर दिया, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर रख दिया, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम है वो कूलिंग इफेक्ट को शो करने लग जाती है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल किसी भी कोई भी गैस है वो हीटिंग इफेक्ट भी शो कर सकती है और कूलिंग इफेक्ट भी शो कर सकती है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसकी कंडीशन को चेंज करना है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ज्यादातर गैसेस है कूलिंग शो करती हैं, लेकिन अगर मैंने वही टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की वजह से ना करके बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में कर दिया, कंडीशन को चेंज कर दिया, तो वही गैसेस क्या करने लग जाती हैं, हीटिंग इफेक्ट को शो करने लग जाती हैं। और क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन है, सिर्फ ये दो ही गैस हैं जो किसी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हीटिंग इफेक्ट को शो करती हैं, और इसको भी अगर मैंने बहुत ही हाई टेम्परेचर पर कर दिया, हाई टेम्परेचर पर कर दिया, तो आपके पास क्या है, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या करने लग जाएंगी, कूलिंग इफेक्ट को शो करने लग जाएंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। एक चीज है यहाँ पर, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा तो ना कूलिंग होगी, ना आपके पास क्या होगी, हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट है एग्जाम्पल का। देखो, अगर रूम टेम्परेचर पर है हीटिंग है, अगर रूम टेम्परेचर, क्योंकि आप इसको हीटिंग से कूलिंग पर ले जाना चाह रहे हो, तो इन दोनों को हमें कूलिंग पे ले जाने का मतलब है टेम्परेचर बहुत ही कम करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पर जाना पड़ेगा। ऐसे याद रख सकते हो डायरेक्टली। तो आपके पास क्या करेंगी, कूलिंग शो करने लग जाएंगी। ये क्या है, आपके पास कूलिंग शो करिए। अगर आप चाहते हो हीटिंग शो करे तो उसके लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कंडीशन उल्टी लिख दी क्या? ये लो टेम्परेचर पर है, ये हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो। तो आई थिंक, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई डाउट हो इस लेक्चर में तो प्लीज नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। अगले लेक्चर में इसकी प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं इसकी प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।